वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, जहां पे हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो आज हम लोग उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो आप लोग जा करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ही सिर्फ जानना ज़रूरी होता है, बल्कि अगर आप बेसिक जानेंगे तो आपको हाई लेवल का समझने में भी इजी रहेगा। साथ ही साथ बेसिक जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हम लोग पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि झारखंड पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम होने वाला है रिसेंटली, उसका एक नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो आप लोग को इस पर और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं यहाँ पे आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगी, सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैंने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग है और ऑडिटिंग है। दोनों टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, वो वीडियोज़ नहीं देखा है, तो जाकर के वो वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज़ है। इनकम टैक्स होता क्या है? व्हाट इज़ इनकम टैक्स? वो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो स्टार्ट हम लोग यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन से कर रहे हैं। आई होप कि जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं सबको इसका आंसर पता होगा। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है? तो इनकम टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है इतना? तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है ये भी आप लोगों को पता होगा। तो मैं आपको कुछ डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें डायरेक्ट टैक्स में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है वेल्थ टैक्स। क्लियर? इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये होती है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। क्या है? इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो वो भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इसमें आता है जीएसटी, इसमें आएगा आपका सेल्स टैक्स, इसमें आएगा आपका वैट। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानना है, बल्कि आपको ये भी जानना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये जान लें कि इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स आपका काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि हम जो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन मैं करवाई हूँ इनकम टैक्स ईज़ा, भले आप लोगों को लगे ये बेसिक क्वेश्चन है या फिर ऐसा क्वेश्चन पढ़ के क्या होगा, पर मैं आपको जानकारी के बता दूँ ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका पीजीटी 2003 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही साथ पीजीटी 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस को भी करना ज़रूरी होता है। इस क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा आप लोग इस सब क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADEN रूल 1953 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टैक्स एग्जाम्पशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, डबल टैक्सेशन रिलीफ, असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। तो जो एडन रूल है 1953 का, वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? टैक्स एग्जाम्पशन से, रेसिडेंशियल स्टेटस से, डबल टैक्सेशन रिलीफ से, या असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी से ये रिलेटेड होता है? किस चीज़ से ये रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड होता है डबल टैक्सेशन रिलीफ से। किससे रिलेटेड होता है? डबल टैक्सेशन रिलीफ का। तो जो पावर अवेलेबल होता है अंडर सेक्शन 49A ऑफ दी एक्ट 1922, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक नोटिफिकेशन इशू किए थे मार्च 1953 में, जिसको कि इनकम टैक्स और एडन रूल बोला जाता है। साथ ही साथ इसको डबल टैक्सेशन रिलीफ भी बोला जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो इसमें ये हो जाएगा कि सेक्शन 49 के तहत आया था। एक्ट 1922 का था, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था। वो नोटिफिकेशन कब इशू किया था? तो वो इशू किया था 1953 मार्च में, जिसको कि हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं या डबल टैक्सेशन रिलीफ बोलते हैं, या तो फिर हम लोग उसको एडेड रूल भी बोलते हैं 1953 का। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल टैक्सेशन रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगम इज ऑल्सो नोन एज ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। तो SUGAM, इसको हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? ITR 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसको हम लोग जान सकते हैं ITR 4 से। सुगम इज ऑल्सो नोन एज ITR 4। तो इसको इशू करने वाले कौन थे? ये इशू किया गया था सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट
टैक्सेस। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो सुगम है वो इशू किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, और किसके लिए किया गया था? ऐसे लोगों के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उन लोगों के लिए। किसके लिए? जो इनकम टैक्स का फाइल जो है वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का जो फाइल है उसको करते हैं, उन लोगों के लिए ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा लाया गया था। ये किस किस लोगों के लिए एप्लीकेबल था? तो ये एप्लीकेबल था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, साथ ही साथ कोई भी एक इंडिविजुअल हो उनके लिए भी ये वैलिड था जो कि सेलेक्ट किया गया हो अंडर पार्ट 44। ठीक है, तो ये जो ITR 4 है या फिर जो सुगम है वो क्या था? वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इशू किया गया था ऐसे लोगों के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और ये एप्लीकेबल किन किन लोगों के लिए था? तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए था, या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल के लिए था जो कि सेलेक्ट किया गया था अंडर पार्ट 44। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ITR 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, A very senior citizen for income tax is a person whose age is more than the following: 60 years, 75 years, 80 years या फिर 82 years। तो जो बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स है जो इनकम टैक्स के लिए, उनका एज कितना होना चाहिए? 60 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स या फिर 82 ईयर्स? किससे ज़्यादा एज होना चाहिए कोई भी सीनियर सिटीजन का इनकम टैक्स के लिए? A very senior citizen for income tax is a person whose age is more than the following। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PGT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को इसका भी आंसर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 ईयर्स। इसमें बहुत सारे लोग गलत करते हैं, बहुत सारे लोग 60 भी करते हैं, बहुत सारे लोग 75 भी करते हैं, पर मैक्सिमम हमें 60 करते हैं। पर 60 ईयर्स यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 ईयर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 80 ईयर्स। तो मैं आप लोगों का जो थोड़ा सा डाउट है उसको क्लियर करना चाहूँगी। अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर हम लोग बात करते हैं, जो सुपर सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनमें ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जाता है जिनका एज क्या हो, 80 ईयर्स से ज़्यादा हो, मतलब 80 प्लस हो जिनका एज, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। ये चीज़ को याद रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अगर पूछा जाए। और अगर हम लोग जनरली पूछे कि सीनियर सिटीजन के लिए कितना एज का रिक्वायरमेंट है, तब वो क्या हो जाएगा? तब वो हो जाएगा 60 ईयर्स। क्लियर है ये चीज़? तो आप लोग को हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे करके पूछेगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 80 ईयर्स। पर अगर जनरल वे में बात किया जाए तो जनरल वे में सीनियर सिटीजन का एज होता है 60 ईयर्स। क्या होता है? सीनियर सिटीजन का एज वो होता है 60 ईयर्स। और अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा 80 ईयर्स। तो इस चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 80 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इनकम टैक्स वॉज इनैक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, 1956, 1962, 1961 या 1990? तो फर्स्ट इनकम टैक्स कब इनैक्ट हुआ था इंडिया में, आपको वो चीज़ बताना है। ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ये भी PGT 2010 और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। साथ ही साथ इस टाइप से क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन जो हमारा इनकम टैक्स का पार्ट 1 था उसमें भी कराया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आप लोग ये चीज़ जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं था, बट इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। अदरवाइज़ मैं तो हूँ ही यहाँ बताने के लिए। तो फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट कब इनैक्ट हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। और ये कब फोर्स में आया था, इफेक्ट में कब आया था? ये आया था इफेक्ट में 1 अप्रैल 1962 में, जिसमें टोटल 298 सेक्शंस थे। कितने सेक्शंस थे? 298 सेक्शंस थे और 14 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल्स थे? 14 शेड्यूल्स यहाँ पे थे। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेट किनके द्वारा किया जाता है? तो ये ऑपरेट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा।
तो इससे रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रही हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ दिमाग में रहे, बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीज़ याद रहे। तो एक बार मैं इसको रेज करके फिर से लिख दे रही हूँ। फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1961 में। क्लियर? तो एक्ट जो है वो फोर्स में कब आया था? दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 में, जिसमें कि 298 क्या थे? सेक्शंस थे। कितने सेक्शंस थे? 298 सेक्शंस थे। 14 थे शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स थे? 14 शेड्यूल थे। और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता था? तो ऑपरेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। किनके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता था? इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो ऑपरेट किया जाता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। और आप लोगों को ये भी बताना है कि जो इम्पोज करने वाले थे उनका नाम क्या था? कौन फर्स्ट इनकम टैक्स इम्पोज किया था इंडिया में? तो उनका नाम था जेम्स विल्सन, जो कि एक क्या थे? वो एक ब्रिटिशर थे। कौन थे? वो एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने इसको इम्पोज किया था। किसके? कौन थे? ब्रिटिशर थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन। क्लियर? और ये कब लेकर के आए थे? 1860 में लेकर के आए थे। क्लियर? तो आप लोग एक बार चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट करके भी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इनैक्ट हुआ था 1961 में। फिर अगर उसको इफेक्ट में आने की बात की जाए, फोर्स में लाने की बात की जाए, तो 1 अप्रैल 1962 है, जिसमें 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल है। ऑपरेट किया जाता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। और ये इम्पोज करने वाले सबसे पहली बार जो इम्पोज करने वाले थे वो थे जेम्स विल्सन। और ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे, एक ब्रिटिशर थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेम्स विल्सन कहाँ से थे, या फिर कौन से ऐसे ब्रिटिशर थे जो कि इनकम टैक्स को इम्पोज किए थे फर्स्ट टाइम। और ये कब इम्पोज किए थे? 1860 में इम्पोज किए थे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन दोज पर्सन whose income in any previous year is less than the tax free limit, whose income in any previous year exceeds the tax free limit, whose income in any previous year till rupees 1 lakh, या none of these। तो इनकम टैक्स किन किन लोगों पर डिवाइड किया जाता है, आप लोगों को वो बताना है। ऐसे इनकम, मतलब ऐसा लोगों का इनकम जिसका पिछले साल का जो इनकम था वो क्या था? टैक्स फ्री लिमिट के कम था या टैक्स फ्री लिमिट से ज़्यादा था, उनको, या तो फिर जिनका 1 लाख के करीब था वो, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है, जो कि पूछा गया था पीजीटी का एग्ज़ाम में 2009 में। ये भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि ये मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ, मैंने वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही उठा करके रखे हैं, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी रहेगी और बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ में क्लियर होते जा रहे हैं। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो चलिए इसका आंसर के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन दोज पर्सन हुज इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर इज लेस देन द टैक्स फ्री लिमिट, हुज इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द टैक्स फ्री लिमिट, हुज इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर टिल 1 लाख, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुज इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द टैक्स फ्री लिमिट। तो इनकम टैक्स ऐसे लोगों पे होता है, ऐसे इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या फर्म में होता है जिनका प्रीवियस ईयर का जो इनकम है वो टैक्स फ्री लिमिट से ज़्यादा हो। और ये टैक्स फ्री लिमिट वो कौन फिक्स करेगा? टैक्स फ्री लिमिट जो है वो फिक्स करने वाले होते कौन हैं? कौन फिक्स करता है? तो ये फिक्स करने वाले भी होते कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। कौन होते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुज इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द टैक्स फ्री लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द टैक्स पेयर इज डिफाइंड? सेक्शन 224, सेक्शन 27, सेक्शन 245 या सेक्शन 29। तो कौन से सेक्शन में इनकम टैक्स एक्ट का टैक्स पेयर को डिफाइन किया जाता है, आप लोगों को वो बताना है।
सेक्शन 224, सेक्शन 27, सेक्शन 245 या सेक्शन 29? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। तो इसके अंदर में बताया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। किसका? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसमें ही आपको ये चीज़ बताया जाता है। तो टैक्स पेयर जो है उसमें इस चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है और ऐसे पर्सन को बोला जाता है टैक्स पेयर जो कि क्या है वो हम बता देते हैं। जो कि होता है टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, ठीक है, वो लायबल होना चाहिए टैक्स पे करने के लिए। इज़ लायबल टू पे एनी अदर सम, इंटरेस्ट हो, फाइन हो, जो भी चीज़ हो वो सब पे करने के लिए वो क्या होना चाहिए? लायबल होना चाहिए। साथ ही साथ वो डीम्ड होना चाहिए टू हैव बीन अ टैक्स पेयर, इज़ डीम्ड टू हैव बीन अ टैक्स पेयर। और साथ ही साथ ही हैज़ बीन डीम्ड टू हैव बीन अ टैक्स पेयर बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे वो डिफ़ॉल्ट में हो चाहे जो भी हो, वो डीम्ड होने चाहिए टैक्स पेयर के लिए। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, CESSB इज अ surcharge on any tax, an additional tax on luxury goods, a temporary arrangement of for receiving revenue, none of the above। तो CESSB होता क्या है? सरचार्ज ऑन एनी टैक्स, एडिशनल टैक्स होता है किसी भी लग्जरी गुड्स का, या टेम्पररी अरेंजमेंट होता है रेवेन्यू रिसीव करने का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो CESSB वो क्या है? वो एक तरह का टैक्स है। किस तरह का टैक्स है? एक तरह का टैक्स है जो कि क्या होता है? एक बर्डन की तरह होता है, लिवाइड एज अ बर्डन। किसी भी तरह का जैसे टैक्स होता है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन चेस हो गया या स्वच्छ भारत चेस हो गया, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो टैक्स पे किया जाता है एक तरह का बर्डन होता है इस सब चीज़ों को। तो ये क्या है? सरचार्ज और एनी टैक्स। पर अगर हम लोग माने तो ये क्या होता है? मतलब एक तरह से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि एक बर्डन की तरह होता है कोई भी टैक्स पे, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरचार्ज ऑन एनी टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सा डायरेक्ट सोर्स होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इनकम का? सबसे बड़ा सोर्स क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स भी नहीं होगा, स्पेसिफिक टैक्स भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिगेस्ट सोर्स होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम के लिए, और ये डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया। तो जो इनकम टैक्स होते हैं और जो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं वो मेनली इंक्लूड होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर। तो अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, वो भी क्या है? एक तरह का डायरेक्ट टैक्स ही होता है। इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है और कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ प्रीवियस ईयर डज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर टैक्स अवॉइडेंस, नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो रूल है प्रीवियस ईयर का वो किस चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होता है? इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, अगर मान लीजिए कि बिजनेस क्लोज हो रहा है उस टाइम पे, ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर टैक्स अवॉइडेंस, अगर टैक्स से बचने के लिए हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं तब, नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी या कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी हो उस केस में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, इन सभी केस में हम लोग इसको एप्लीकेबल नहीं मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो जो रूल्स है रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर वो किस किस चीज़ में एप्लीकेबल होता है अब वो भी जानना ज़रूरी होता है। तो वो रिलेटेड होता है इन रिलेशन टू असेसमेंट, दैट इज़ जब भी क्या होता है रेजिडेंशियल स्टेटस होता है टैक्स पेयर का वो डिटरमाइन करना हो, तब उस समय क्या होगा कि प्रीवियस ईयर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बेसिकली आप इतना समझिए कि ऐसा जो भी चीज़ जो क्या होगा असेसमेंट से रिलेटेड होगा, और जिसके लिए हम लोग को क्या होता है टैक्स पेयर जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है टैक्स पेयर का वो डिटरमाइन किया जाता है, और जिसमें प्रीवियस ईयर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इससे हम लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया है कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। इन तीनों केसेस में प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी
अबव। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।